Hello students, today I am going to teach you something about sociometric method. The credit of designing and developing sociometric technique goes to J.L. Moreno and Helen Jennings. He is Moreno and she is Helen Jennings. Their effort in this regard came to light in 1960. It is a well-used technique which is designed to present the structure of social relations among the members of a group graphically in a simple way. इसका ये मतलब है कि इस टेक्निक के थ्रू हम डिफरेंट वेज के थ्रू जो हमने डेटा कलेक्शन किया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर सो मेनी मेथड टू रिप्रेजेंट डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस टेक्निक. फॉर एग्जांपल सोशियोमेट्रिक मैट्रिक, सोशियोमेट्रिक ग्राफ, तो जिन्हें हम सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं. तो इनमें ग्राफिकली हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. According to Helen Jennings, sociometry may be described as means of presenting simply and graphically the entire structure of relations existing at a given time among members of a given group. The major trend of communication or the pattern of attraction or rejection in its full scope are made readily comprehensive at a glance. मतलब इसमें at a glance आप ये बता सकते हैं कि what is the structure and what is the formation of the group who among the group members are going to like each other and who do not like one another. And the term sociometric method is derived from the Latin word. There are two Latin words. First is socius, which means partner or friend. Second Latin word is metrum, which means measurement. So it means the effect or measurement of social life and friendship of an individual. Now we have to discuss about the characteristics of sociometric method. Number one is social. It is a social device which offers a simple and graphical representation of data of the members of the group. जहाँ हम graphical representation of data की बात करते हैं वहाँ पे we are talking about sociogram. Second characteristic is it enables teachers and parents to know the structure of social relations that exist among members of the group. इससे जो भी सोशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू डेटा कलेक्शन कर रहा है इससे ये हेल्प मिलती है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप एंड व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ग्रुप दैट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट स्टेट्स अबाउट द फ्रेंडशिप पैटर्न अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ये फ्रेंडशिप पैटर्न के साथ साथ हमारे रिपल्शंस को भी बताता है. मतलब फ्रेंडशिप पैटर्न तो बताता ही है लेकिन किन लोगों को हम लाइक नहीं करते हैं उनके पैटर्न्स को भी हमें बताता है. नंबर फोर्थ इज इट गिव्स क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग द लेवल ऑफ अट्रैक्शन एंड रिजेक्शन सिंगल वे और म्यूचुअल अमंग द ग्रुप मेंबर. मतलब ये ग्रुप के मेंबर में सपोजिंग छोटे ग्रुप में ही सोशियोमेट्रिक मेथड किया जाता है तो ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें अट्रैक्शन कितना है, रिपल्शन कितना है और दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल में सिंगल अट्रैक्शन है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है कि सिंगल रिपल्शन है कि म्यूचुअल रिपल्शन है, ये सारी बातें बताता है. म्यूचुअल रिपल्शन क्या होता है? दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते. म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. सिंगल रिपल्शन क्या होता है? ए इंडिविजुअल लाइक्स बी बट बी डोंट लाइक individual A. So these all things can be explained by the data obtained by sociometric method. Now the fifth characteristic is that it helps to know the leader and recognize the isolates on the basis of degree of preferences made by group member. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मेथड के थ्रू हम ये जहाँ एक और ये जान लेते हैं कि हु इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप, दूसरी तरफ हमें ये भी जानने में आसानी होती है कि कौन से ऐसे ग्रुप मेंबर हैं जो आइसोलेट्स हैं, जिन्हें ना कोई पसंद करता है ना जो किसी और को पसंद करते हैं. तो एक तरफ जहाँ हम लीडर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द आइसोलेट्स एंड रिजेक्टेड पर्सन ऑफ द ग्रुप. And sixth characteristic is its data and result is applicable for limited time and it is not applicable for times to come. मतलब इसमें जो जनरलाइजेशन की पावर होती है ये टेम्परेरी होती है क्योंकि ये हमने क्या क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पे हमारी डिपेंड होती है. तो ये लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है इसका रिजल्ट. इसको हम मतलब हमेशा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होगी तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स ही आएंगे. तो इट इज़ applicable, not applicable for all times to come. Now there are different techniques of sociometric method. There are 4 types of techniques. Number one is sociometric metrics.
Number 2 is sociogram. Number 3 is sociometric index. And number 4 guess who technique. अब हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ ए टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्टेड यूजिंग अ सोशियोमेट्रिक मेथड टू मेजर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. मतलब इसमें जो डेटा होता है ये मैट्रिक्स के रूप में होता है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, मतलब अगर 6 मेंबर हैं तो 6x6 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें हम डेटा को प्लेस करते हैं. द रिजल्ट ऑफ द सोशियोमेट्रिक टेस्ट आर टैबुलेटेड टू डिटरमिन हाउ मेनी टाइम्स ईच स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड बाय whom. कि एक स्टूडेंट को कितनी बार चूज़ किया गया है और किन लोगों के द्वारा चूज़ किया गया है, या उसने किसको चूज़ किया है और कितनी बार चूज़ किया है. एंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब अगर हम सोशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले वी कैन आइडेंटिफाई द स्टार और लीडर ऑफ द ग्रुप. हु इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप? अ स्टूडेंट और पर्सन हु इज सेलेक्टेड बाय द मोस्ट ऑफ हिज ग्रुप मेंबर्स. मतलब जिस इंडिविजुअल को उसके ग्रुप मेंबर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो उस ग्रुप का स्टार या लीडर हो जाता है. मतलब ये अगर 6 लोगों का ग्रुप है या 10 लोगों का ग्रुप है और 1 लोगों को मैक्सिमम 8 रिस्पॉन्सेज मिले हैं तो दैट पर्सन वुड बी द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. Second is rejected person. A person who chooses others but no one in the group chooses him, also known as one-way choice. Rejected person क्या होता है कि हम तो आपको पसंद कर रहे हैं लेकिन आप हमें नहीं पसंद कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड द रिजेक्टेड पर्सन. और इसको वन वे इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेरी तरफ से है, सामने वाले की तरफ से नहीं है. दैट इज वाई दिस इज नोन एज द वन वे चॉइस. Third is isolated person. Here it is very important to differentiate between rejected person and isolated person. Rejected person is the person who gives responses, who likes someone. But the isolated person neither gives any response nor any response is given to him. मतलब ना वो किसी को पसंद करता है ना कोई उसे पसंद करता है. मतलब उसकी तरफ ना कोई एरो आ रहा होता है ना उसकी तरफ से कोई एरो जा रहा होता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजेक्टेड पर्सन एंड आइसोलेटेड पर्सन. रिजेक्टेड पर्सन कौन है? जो दूसरों को पसंद करता है या ना पसंद करता है, मतलब वो अपनी चॉइस देता है. लेकिन आइसोलेटेड पर्सन वो पर्सन होता है जिसको ग्रुप का कोई मेंबर ना पसंद करता है ना वो किसी को पसंद करता है. दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड पर्सन. फोर्थ इज म्यूचुअल चॉइस. पर्सन हु चूज ईच अदर. मतलब ए लाइक्स बी एंड बी लाइक्स ए. तो दिस इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन. The last thing is CLE. Group of 3 or more persons within a group choose each other. मतलब जब 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब जब 2 इंडिविजुअल एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं ए एंड बी, तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअल पेयर. लेकिन जब इनका नंबर है दैट इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to more individual, then it becomes a CLE. For example, there is a group of A, B and C. A likes B, B likes C and C likes A and B likes C. In this way, all the 3 person of this group like each other. So A, B and C are forming a CLE. So group of 3 or more persons within a group choose each other. So this is the sociometric matrix. इसमें 6 इंडिविजुअल हैं इस ग्रुप में, तो इनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्लेस कर लिया. 6 इंडिविजुअल हमारे हॉरिजॉन्टली हैं और 6 हमारे वर्टिकली हैं. ए बी सी डी ई एफ. और जो ये डैशेज हैं, ये डैश क्यों हैं? क्योंकि ए को नहीं पसंद कर सकता, बी को नहीं पसंद कर सकता. मतलब अ पर्सन कैन नॉट गिव रिस्पॉन्सेज टू वन सेल्फ. ही और शी इज़ नॉट एबल टू चूज हर सेल्फ और हिमसेल्फ. दैट इज़ वाई डैशेज आर पुट इन दीज कॉलम्स. तो फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसको देख के क्या क्लियर होता है कि ए इज़ लाइक बाई बी सी डी एंड ई. बी इज़ लाइक बाई ए सी डी. इसी टाइप से रिस्पॉन्सेज हैं. लेकिन जो ई और एफ है इनका पैटर्न हमें कुछ नज़र आ रहा है. वो क्या नज़र आ रहा है कि एफ का जो वर्टिकल कॉलम है वो भी खाली है और हॉरिजॉन्टल कॉलम भी खाली है. मतलब ना ये किसी को पसंद कर रहा है ना कोई इसे पसंद कर रहा है. जबकि ई का जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें इसने ए को और डी को पसंद किया हुआ है, लेकिन जो इसका वर्टिकल कॉलम है वो एम्प्टी है. तो ये रिजेक्टेड पर्सन है. अब यहाँ पे सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स से भी हमको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप पता चल रहा है यहाँ पे. लेकिन ये डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि हमारा रिजेक्टेड पर्सन कौन है, आइसोलेटेड पर्सन है और कौन से इंडिविजुअल क्ली बना रहे हैं. ऑल्दो वी कैन
infer the result from the information, but it is not very clear. In other words, we cannot conclude at a glance by just looking at this matrix that this person is a leader, these person are the mutual pair, and these persons are making a key. So this is not very clear. So as the substitute of this sociometric matrix, sociogram comes into the scene. Now what is a sociogram? A sociogram is a graphical representation of social links that a person has. It is also known as a visual presentation of the interpersonal relationship within a group. मतलब जैसे ग्राफ होते हैं, हम किसी जो हमारा डेटा होता है, प्रैक्टिकल का डेटा होता है, उसको ग्राफ के रूप में शो करते हैं, इसी टाइप से जो सोशियोमेट्रिक की चॉइसेस होती हैं उनको हम ग्राफ के रूप में शो करते हैं, और ये एरोस के फॉर्म में आते हैं. ये आगे चल के सोशियोग्राम अभी बनाया है, उससे क्लियर हो जाएगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ चॉइसेस इन सोशियोग्राम, जो ये इस मतलब एक टाइप का एरो है जिसका सिर्फ एक साइड है, इसको हम वन वे चॉइस कहते हैं, एंड इट शोज द रिजेक्टेड पर्सन. म्यूचुअल चॉइस में दोनों साइड एरो लगे होते हैं, ये म्यूचुअल पेयर्स होते हैं. और जो ये इस टाइप के तीन एरोज हैं जो डबल हेडेड हैं, इनको हम क्ली कहते हैं. कि जैसे अगर हम इनको ए, बी और सी मान लें तो ये तीनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली लाइक कर रहे हैं. दिस इज नोन एज द सोशियोग्राम. हमने जो आपको पहली वाली सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई थी, उसी का ये डेटा हमने ग्राफिकली शो किया है. अब यहाँ पे आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा, ये जो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं. पहली बात तो मैट्रिक्स में हमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, या सिर्फ बॉयज़ हैं या सिर्फ गर्ल्स हैं. यहाँ पे ये भी क्लियर है कि जो ट्राइंगल हैं ये फीमेल्स हैं और जो सर्कल्स हैं ये मेल हैं. ओके, अब यहाँ पे कौन ग्रुप का लीडर है? तो जिसके साइड में सबसे मैक्सिमम एरोज हैं वो ही जो इंडिविजुअल होगा, दैट इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप. तो अगर हम इसमें देखें तो बी के साइड में 3 एरो जा रहे हैं और ए के साइड में 4 एरोज जा रहे हैं. ठीक है, सी के साइड में 1 एरो आ रहा है. तो इस सोशियोग्राम के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज़ द स्टार और लीडर ऑफ द ग्रुप. अब सेकेंड चीज़ आती है म्यूचुअल पेयर. म्यूचुअल पेयर इसमें बी सी का है, सी ए का है और ए और बी का है. क्ली ए बी एंड सी एक क्ली बना रहे हैं. ये तीनों इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं. रिजेक्टेड पर्सन इसमें कौन है? देख के हम क्लियरली बता सकते हैं, ई इज़ द रिजेक्टेड पर्सन, क्योंकि इसकी ओर से एरो ए और डी को जा तो रहे हैं लेकिन इसकी ओर कोई एरो नहीं आ रहा है. नो एरो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ई, दैट इज ई इज द रिजेक्टेड पर्सन ऑफ दिस ग्रुप. और अगर हम एफ की बात करें तो बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग थलग है. ना इसकी ओर कोई एरो सिग्निफाई हो रहे हैं और ना इसकी तरफ से कोई एरो किसी की ओर जा रहे हैं. मतलब neither F is liking someone or somebody is liking F. So this F is known as the isolated person. So in this way, through sociogram, we can graphically, we can pictorially, we can very clearly represent our data at a glance. तीसरा जो इसका मेथड है वो क्या है? सोशियोमेट्रिक इंडेक्स है. अभी तक हमने बात करी एक मैट्रिक्स के उसमें करी, दूसरी हमने ग्राफ के उसमें करी, अब हम इंडेक्स के टर्म में कर रहे हैं. व्हाट इज इंडेक्स? सोशियोमेट्रिक choices can also be expressed in mathematical number also. The formula of calculating choice state index is as follows. CSA का क्या मतलब है? choice status of member A. अगर हम B का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? CSB इज इक्वल टू, तो CSA इज इक्वल टू समेशन CA इज डिवाइडेड बाई n-1. समेशन CA का क्या मतलब होता है कि choices given to sum total of the choices given to A is divided by n-1. n-1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो A है वो अपने आप को वोट नहीं कर सकता है, इसलिए हमने इसको माइनस किया है. तो n-1 is used because one cannot choose oneself. CSA is equal to choice status of person A. Summation CA is equal to sum of choice for A and n-1 member individual in the group who gave the choice. मतलब n-1 का मतलब है कि अगर 6 लोग हैं, 6n है, तो n-1 का क्या मतलब है कि 5 लोगों ने वोट किए होंगे. तो इसलिए जब हम स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, चॉइस स्टेटस, तो हमेशा n-1 कर देते हैं. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एलाबोरेट कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो मैट्रिक्स में एग्जाम्पल था यहाँ पे
अभी आप देखेंगे मैट्रिक्स में जो हमारा इंडिविजुअल ए का रिस्पॉन्स है वो 4 है। तो अगर हम इसकी सोशियोमेट्रिक इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, 4 इज डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। ओके, तो 4 इज डिवाइडेड बाय 5, तो इसका इंडेक्स कितना हो गया, 0.80 इसका इंडेक्स हो गया। इसी टाइप से बी का इंडेक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी का इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये 0.60 हो गया। इसी टाइप से सारे इंडिविजुअल के हम इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ई और एफ का इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा। तो इस टाइप से जो हमारा डेटा कलेक्शन किया है सोशियोमेट्रिक के थ्रू, उससे हम सोशियोमेट्रिक इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उसका क्या मतलब है कि उतने ज़्यादा ही लोग ग्रुप के मेंबर्स ने उसको लाइक किया है। फोर्थ टेक्निक है इसकी गेस हु टेक्निक। इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी रेटिंग डिवाइस यूज्ड चीफली इन स्कूल्स. Students are given short word pictures depicting a variety of personality types and are directed to identify the classmates whose personalities seem to correspond most closely to those descriptions. ये schools में क्यों ज़्यादा होती है, because this is very interesting. इसमें स्टूडेंट्स को एक गेम टाइप का खिलाया जाता है कि मतलब हम आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बताइए नेम द पर्सन हु इज़ डिस्क्राइब बाय मी। जैसे अगर कोई बहुत शॉर्ट लड़की है और बहुत मोटी लड़की है, तो हमने उसके बारे में कहा कि यहाँ इस क्लास में कोई बहुत छोटी और मोटी लड़की है, बताओ कौन है। तो स्टूडेंट उसका नाम लेंगे। हालांकि ये मैंने निगेटिव करके बताया, हमेशा पॉजिटिव ट्रेट्स पे ही फोकस करना चाहिए। हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे क्लास में सबसे ज़्यादा फन लविंग स्टूडेंट कौन है, सबसे ज़्यादा रिजर्व स्टूडेंट कौन है, तो हमारी स्टूडेंट्स को उन्हें पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहते हैं और इसे इंजॉय भी करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द गेस हु टेक्निक। ये इसका एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन है। इस टाइप से कार्ड्स के थ्रू भी हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कार्ड्स में लिख सकते हैं, और उसके थ्रू हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए पहले हमने एक हिंट दिया, एक हिंट के बेसिस पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाया। जैसे अगर मान लीजिए उसमें है कि शी इज़ वेरी फन लविंग, तो फन लविंग हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हों, तो उसने एक नाम दिया। फिर उसके बाद हमने उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक दी कि शी इज़ वेरी टॉल, मतलब अब इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। मतलब हम उस इंडिविजुअल के बारे में आपको गेस करने को कह रहे हैं जो टॉल भी है और फन लविंग भी है। इससे भी अगर आपको नहीं आइडेंटिफिकेशन हो पाया, फिर हमने उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक दी कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो इस टाइप से हम क्लूज़ को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लूज़ को बढ़ाते जाएंगे हम उनके मार्किंग कम कर सकते हैं। मतलब अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गेस कर लेगा वो हमारा बेस्ट स्टूडेंट होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द गेस हु टेक्निक। नाउ स्कोप ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। स्कोप का मतलब है कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम सोशियोमेट्रिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग एरियाज। एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, इवन आर्मी में, लर्निंग में, मोटिवेशन में, डिसिप्लिन को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एंड ग्रुप डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम सोशियोमेट्रिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। तो अभी तक जितना हमने आप लोगों को बताया उसके बेसिस पे कुछ एडवांटेजेस तो आपको अपने आप ही पता चल गए होंगे, लेकिन अब कुछ जो मेन एडवांटेजेस हैं वो बता दे रहे हैं। थ्रू दिस टेक्निक वी कैन आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर सोशल एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स के सोशल एक्सेप्टेंस के क्या पाथवे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय स्टडिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर। सेकेंड है इट कैन डिटर्मिन दोज हु आर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर नॉट। वो कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल चॉइस से कर सकते हैं, क्ली से कर सकते हैं, और उनके अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सोशियोग्राम, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल आपस में लाइक कर रहे हैं, कौन से इंडिविजुअल आपस में डिसलाइक कर रहे हैं। थर्ड इज इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दोज हु आर आइसोलेटेड, द वन हु इज़ नॉट प्रेफर्ड बाय एनी अदर इंडिविजुअल। तो अगर हम आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें तो हम उनकी काउंसलिंग या उनको गाइड कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो क्यों आइसोलेटेड हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना आइसोलेशन इज़ नॉट यूज्ड एज द स्टिग्मा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत शाई होते हैं इसीलिए आइसोलेटेड हो जाते हैं, कुछ बहुत रिजर्व होते हैं, शाई होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, या क्लास में नए आए होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ factors which can make an individual isolated. So we can identify an isolated person and counsel them
accordingly. Fourth is, it is also useful for identifying those who are liked by many others and who can be better leader of the group. Guidance can be provided by working with them. मतलब leaders हम identify कर सकते हैं और ये identify कर सकते हैं कि इस टॉपिक में कौन हमारा लीडर के रूप में काम कर सकता है. Now fifth is, it is a simple, economical and natural method of observational and data collection. सिंपल है, अगर मतलब ग्रुप हमारे पास छोटा है बहुत, अगर लार्ज ग्रुप होगा, ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर लार्ज ग्रुप होगा तो ये उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का सोशियोग्राम और इतने लोगों की मैट्रिक्स हम ऑपरेट नहीं, मतलब हैंडल करने में मुश्किल होगा. तो सिंपल है, अगर ग्रुप हमारा छोटा है तो सिंपल है, इकोनॉमिकल है एंड नेचुरल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इंडिकेट चॉइसेस, नॉट द रीजन फॉर सच चॉइस. ये हमारी चॉइस के बारे में तो बता रहा है, लेकिन हमने उसको उस टाइप की चॉइस क्यों दी ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है. तो ये सिर्फ हमारी चॉइसेस को बता रहा है. सेकेंड इज, इट इंडिकेट्स पॉपुलैरिटी और आइसोलेशन ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ क्वेश्चंस आर चेंज, चॉइसेस में भी क्वाइट डिफरेंट. जैसे अगर मान लीजिए एक स्टडी हम कर रहे हैं और हमने स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया कि आपको चूज़ करना है कि चूज़ करो और उस इंडिविजुअल को जिसके साथ आप पिकनिक पे जाना चाहेंगे, ABCDEF हमने 6 इंडिविजुअल दे दिए और उनको रेट करने को कहा कि इन 6 इंडिविजुअल में से किस इंडिविजुअल के साथ आप पिकनिक पे या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहेंगे. दूसरा हमने टॉपिक लिया कि उनसे कहा कि इन 6 इंडिविजुअल में से किस स्टूडेंट के साथ आप पढ़ाई करना चाहेंगे. तो इन दोनों ही टॉपिक्स में जो हमारे चॉइसेस होंगे वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जिस इंडिविजुअल के साथ हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हो सकता है उस इंडिविजुअल के साथ हम पढ़ना हमें उतना पसंद ना हो. थर्ड इज, अ डेटा ऑफ सोशियोमेट्रिक टेस्ट सीम्स सो डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डेटा. एंड नंबर फोर्थ इज, द रेटिंग ऑफ 1% बाय अदर इज एन ओल्ड प्रैक्टिस. ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है डेटा कलेक्शन का. And the last one is, there are certain traits or qualities that are very difficult to be measured, and if at all they are measured through observations or other tools, the measurements may not be accurate and free from subjectivity. तो बहुत से ऐसे हमारे ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें मेजर करना उतना आसान नहीं होता है, और उनके लिए कुछ और साइंटिफिक टूल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात आती है, इसके पहले हमने आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बताया था, उसमें सब्जेक्टिविटी और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो अपना अनवांटेड इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर डाल सकते हैं. तो ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत ऑब्जेक्टिव डिवाइस नहीं है. ये सारे हमारे रेफरेंसेस एंड लिंक्स ऑफ इमेजेस हैं. और थैंक यू. आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेक्चर, एंड थैंक यू अगेन.